जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमित वर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस में। मेरे ख्याल से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और उसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिएगा जिस तरीके से अब तक आप लगातार प्रैक्टिस करते रहे हैं। चाहे कोई भी टॉपिक हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, कोई भी क्लासेस हो, आप लगातार ज्वाइन करते रहिएगा। और हमारी दो चैनल पे आपकी वीडियोस पढ़ती रहती हैं, एक जीएस की और एक मैथ्स की। ठीक है, आपको अगर कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे एक बार और बोल सकते हैं, जहां से मैं आपकी वीडियो अपलोड करा सकता हूं। ठीक है भाई मेरे। तो आज अपने लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने जा रहे हैं। फिर से पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लेके आ रहा है, देखिएगा जरा, इसे लगाइएगा। ए अपने वेतन का प्रश्न दिया है। ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दान देता है। यदि वह भोजन और वृद्धाश्रम पर 28,500 रुपये खर्च करता है तो ए का वेतन कितना होगा? चलें देखते हैं। ए अपने वेतन का 45% भोजन पर, भाई मेरे 45% भोजन पर खर्च कर दिया। 45% किस पे खर्च कर दिया? भोजन पर। और दे रहा है 5% वृद्धाश्रम पे, 5% वृद्धाश्रम में। अच्छा, तो हमने अगर ये काउंट किया तो टोटल कितना हो गया? 45 और 5 50। टोटल हमारा खर्च कितना हो गया भाई? 50%। ठीक, जैसे मैंने इसे काउंट किया तो टोटली होगा 45 और 5 50% आपका खर्च हो गया है। तो सिंपल सी बात है, 50% अगर खर्च कर दिया तो बचत कितनी की होगी आपके पास? 85% क्या होगी? बचत होगी। 50% बचत होगी। ठीक, लेकिन अब यहाँ प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या लिखा हुआ है? यदि दोनों पर कुल खर्चा है 28,500, दोनों पर कुल खर्चा, भाई ये टोटल खर्चा दिया कितना है? 28,500 के। कभी कभार आपको बचत बराबर दी जाती है तो हमें बचत बराबर करनी पड़ेगी, और कभी कभार आपको खर्चा ही बराबर दे दिया तो खर्चा बराबर करना पड़ेगा। ठीक, दोनों पर कुल खर्चा तो 50% बराबर, 50% बराबर दिया 28,500। तो प्रश्न सिंपल सा बोल रहा है अपनी उसकी टोटल कुल आय। कुल आय कितनी होती है? 100%। कुल आय कितनी होती है? हमेशा 100%। ठीक है, तो देख ले 28,500 बटे 50 इंटू 100, ये कितनी बार कैंसिल होगा? 2 बार। और 2 बार कैंसिल होगा, आपका आंसर सिंपल सा आ जाएगा 0 0 2 5 10 2 8 16 1 17 2 दूनी 4 4 और 1 5। आंसर आ जाएगा आपका 57,000। कितना आ जाएगा? 57,000। नोट कर लें भाई मेरे। था कुछ नहीं, 45% भोजन पर खर्च कर रहा था, 5% वृद्धाश्रम पे। तो टोटल हमने जोड़ लिया, जोड़ा कितना हो गया? 50% खर्चा हो गया। अब अगर 50% खर्चा हो गया तो बचत भी कितनी कर रहा होगा? 50%। अगर प्रश्न पूछता बचत कितनी है तो 50% इधर खर्च किया, 50% की वैल्यू 28,500 ये दी थी, तो इसकी भी वैल्यू इतनी निकल आएगी। ठीक, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, नोट कर लीजिएगा जरा। इसमें कोई दूसरा कॉन्सेप्ट भी बताने लायक नहीं है कि जैसे कि आपको पता है मैं अगर कोई आपका एक्स्ट्रा फैक्ट भी होता है उसे भी जोड़ देता हूं, लेकिन इसमें बताने वाला कुछ नहीं है भाई। हाँ, इसमें एक बताने वाला जरूर होता है, जब प्रश्न पूछा जाता है शेष पर आधारित। इसमें एक और आता है शेष, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिएगा आप। अगला प्रश्न देखिए, आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है। प्रश्न आपके पास 20 लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 3:7 और 7:5 है। ये दोनों कंटेनरों को एक दूसरे में मिश्रित किया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? लगाइएगा जरा। मिश्रण टॉपिक का प्रश्न है, सही है। बीस लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनर हैं अलग अलग। ठीक, एक बार लगाइए। देखते हैं भाई मेरे, 20 लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनर हैं। देखो, एक तो 20 लीटर का है, दूसरा 36 लीटर का है, 2 कंटेनर। और इसमें दूध और पानी दिया है। अच्छा, दूध दिया है और पानी अनुपात दिया है, यहाँ भी दूध दिया है और पानी दिया है। ठीक, चलो देखते हैं। अच्छा, पहले वाले में कितना दिया है? 3:7। पहले वाले में कितना? 3:7।
और दूसरे वाले में कितना दिया 7:5, 7:5। ठीक, बिल्कुल सिंपल से लिख दे रहे 3:7 और दूसरे में दिया 7:5। ये टोटल वैल्यू 3 और 7 तो 3 10, 10 बराबर टोटल कितना है 20, 10 बराबर 20, तो एक बराबर कितने का निकल आएगा 2, एक बराबर कितने का निकल आएगा 2 के। यहाँ पे देख लें, यहाँ 7:5, 7:5 मतलब 12, 12 बराबर कितने दिया 36, तो एक बराबर कितने का निकल आएगा 3, एक बराबर कितने का निकल आएगा 3। अब प्रश्न किया है दोनों को मिश्रित कर दे तो दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें, दोनों को मिश्रित करना है हमें, तो कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों को मिश्रित किए ले रहे हैं, हम दोनों में दूध और पानी लिखे दे रहे हैं भाई मेरे, दोनों को दूध और पानी। देखो पहले वाले में दूध लिख लो, इधर देखे अलग अलग नहीं निकालें, क्या फायदा अलग अलग निकालेंगे। देखो भाई पहले वाले में दूध लिख लो, दूध कितना है 3 दूनी 6, दूसरे वाले में दूध लिख लो, दूध कितना है 3 सत्ते 21 बटे, पहले वाले में पानी लिख लो, पानी कितना है 7 दूनी 14 प्लस दूसरे वाले में पानी लिख लो, पानी कितना है 5 तिया 15, बस सिंपल हो गया। 21 और 6 कितना हो गया 27 और 14 प्लस 15 कितना हो गया टोटली 29, बस यही अनुपात आ गया। देखो भाई मेरे क्या क्या करना पड़ेगा, देखो 3 और 7, 7 और 3 10, 10 बराबर 20 दिया था, यहाँ 7 और 5 टोटल 12, 12 बराबर 36, एक की वैल्यू निकाली, यहाँ पे 3 निकल आई, यहाँ पे एक की वैल्यू निकाली 10 बराबर 20, एक की वैल्यू किसके बराबर है 2 की, एक की वैल्यू किसके बराबर 2। अब हमें दूध और पानी का मिश्रण निकालना है दोनों में, दोनों को मिलाकर। ठीक, तो हमने यहाँ दूध देखा, दूध कितना है 3 दूनी 6, मैंने यहाँ पे दूध देख लिया कितना है 7 तिया 21। अब यहाँ पे पानी देख लो, पानी कितना है 7 दूनी 14, यहाँ पे पानी देख लो 3 पंजे 15, बस इन्हें जोड़ना था, वही आंसर आपके पास 27:29। नोट कर लीजिएगा भाई मेरे। देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा है, √6, √8 और 21, √21 का चौथा समानुपाती क्या है। अभी मैंने कल वाली वीडियोज में इसका पूरा वीडियो बना के डाला था, कल वाली वीडियो में भी देख सकते हैं, कल भी इसका देखो आया, कल भी था आज भी आ रहा है। अरे भाई प्रश्न जब अच्छा है तो आएगा कहीं ना कहीं से, और जब प्रश्न अच्छा ही नहीं हुआ तो आएगा कहाँ से भाई मेरे। ठीक है, प्रश्न अच्छा है लगाइएगा जरा, दिया हुआ है √6, √8 और √21 का चौथा समानुपाती। लग गया हुआ है मेरे ख्याल से, देखते हैं जरा। √6, √8 और √, कितना है 21 का चतुर्थ अनुपाती। चतुर्थ अनुपाती में लास्ट संख्या क्या मानते हैं x, और अपना तरीका क्या होता है बाहर बाहर का गुणा अंदर, अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा अंदर, अंदर का गुणा। चौथा समानुपाती बोले चतुर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा भाई मेरे करते हैं, बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा। तो देखो x गुणा x गुणा √6 इक्वल टू √8 इंटू √21, ठीक, बराबर x बराबर √8 इंटू 21 बटे इसके नीचे √6 आ जाएगा। ठीक, इसे कैंसिल आउट करेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 2 से कितनी बार कटेगा 2 चौके 8, 2 चौके 8, तो x का मान कितना निकल जाएगा 4√4 और 4 इंटू 7, 4 इंटू 7। और सभी को पता है कि 4 किसका वर्गमूल है 2 का, 4 किसका वर्गमूल है 2 का, तो सीधी सी बात है भैया मेरे, इसमें से 2 बाहर निकल आएगा 2 और बचेगा कितना √7, 2√7, बस सिंपल सा आंसर आ गया आपके पास 2√7। नोट कर लीजिएगा भाई मेरे, था कुछ नहीं, बस इसे नीचे लेके आए, सॉल्व कर दिया, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से काट दिया 4 बार, और 4 समय पता है भाई मेरे किसका वर्गमूल है 2 का, तो 2 बाहर निकल आया, √7 किसी का वर्गमूल होता नहीं है, वो बाहर अंदर रख रहा, तो x बराबर 2√7। नोट कर लीजिएगा भाई मेरे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा है, देखिएगा जरा।
प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लिख के रहा है, देखिए यार इसे। प्रश्न यह है 5750 रुपये एक वर्ष के लिए 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज के बीच अंतर कितना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, देखिएगा जरा इसे और लगाएं। देखिए प्रश्न दे रहा था 5750 रुपए, 5750 रुपए जो दिए हैं एक बार 16% चक्रवृद्धि ब्याज पे दिए हैं, और यही 5750 रुपए 16% का अर्धवार्षिक दिया है। अर्धवार्षिक लिखे दे रहे हूँ एक साइड। तो यहाँ पे वर्ष कितना दिया टोटली दोनों में, एक साल। अब भाई एक बात तो सिंपल है, इन दोनों के ब्याज के बीच अंतर निकालना है आप लोगों को। क्या निकालना है? अंतर। देखो इधर से देख ले, ये तो सिंपल हो जाएगा, एक साल का यहाँ पे तो साधारण ब्याज रहेगा। तो 5750 रुपए का 16% की दर से, तो 16% की दर से अपना सिंपल सा रूल लगा दे रहे हैं, SI बराबर PRT बटे 100, सिंपल सा देख ले रहे हैं यहाँ पे। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 पंजे 80, 16 सत्ते 112 और 8 कितना हो जाएगा 20 कितना हासिल लगा 12, 16 पंजे 80, 80 और 12 कितना हो जाएगा 92, और 92 बट्टे 10 यहाँ पे ब्याज कितना मिला, सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना मिला 920। चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट कह लो, देखो एक साल का तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहेंगे, क्योंकि अगले साल स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना पड़ेगा, 920 हुआ। ठीक, अब इधर देखें, अब जब ये अर्धवार्षिक में दिया गया, अर्धवार्षिक में देखो, अर्धवार्षिक में होता क्या है, कल मैंने आप लोगों को बताया हुआ, अर्धवार्षिक में दर का आधा समय का दुगना, लेकिन वो आता कहाँ है, अर्धवार्षिक को अपने लोग कितने माह बोलते हैं, 6 माह। देखिए अर्धवार्षिक को अपना बोलते कितना, अर्धवार्षिक को 6 माह। तो अपने लोग सिंपल सा करेंगे, मैंने क्या बोलना था, कर देखो 6 माह मान लिखो, 6 बट्टे 12 है, 6 माह। हमें दर से कहा, यहाँ पे दर कन्वर्ट करनी पड़ेगी और वर्ष भी कन्वर्ट करने का पड़ेगा, वर्ष। तो 6 बट्टे 12, और 6 बट्टे 12 को जैसे ही देखेंगे 6 दूनी 12, 2 अट्ठे 16, और इसी तरीके से वर्ष को अपने लोग 6 बट्टे 12 करेंगे, 12 कहाँ पहुंच जाएंगे ऊपर, तो वर्ष भी कन्वर्ट हो गया, और वर्ष कन्वर्ट हो गया कितना आ गया 2 एकम 2 वर्ष। तो ये सिंपल सा नया प्रश्न बन गया, 5750 रुपए का 8% की दर से 2 वर्ष का CI ज्ञात करें। तो अपने चाहे तो अपने लोग फ्रैक्शन मेथड लगा दे, चाहे तो अपने लोग ट्री मेथड लगा ले, जो पसंद आए वो लगा ले, जैसा भी पसंद आए वो लगा ले। ट्री मेथड लगा ले रहे हैं यहाँ पे, तुरंत ही लग जाएगा। देखो 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56, 56 और 4 60, और 8 पंजे 40, 40 और 6 46। पहले साल में ब्याज कितना 460 रुपए। देखो ट्री मेथड लगा दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है 8% तुरंत निकल आएगा, 0 8 पंजे 40, 2 जीरो कट जाएगी वहां पे। ठीक है, 8 0 0, 8 पंजे 40, 40 वो 2 जीरो हटा देंगे, 8 पंजे 40 का 2 जीरो हटा देंगे, 8 सत्ते 56, 56 और 4 60। ठीक, 60 की कितनी 0, 8 पंजे 40, 40 और 6 46। पहली साल में 460, दूसरी साल में भी 460। इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है पहले साल का, दूसरी साल का 460, और 460 का एक बार और 8%। ठीक, तो क्या लिखेंगे 8 6 48, 8 चौके 32, 32 और 4 36, कितना लिखेंगे 36। ठीक है, और 2 अंक बाद दशमलव, 1 जीरो तो ये है ही है, ये 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा। तो यहाँ पे इसे कैलकुलेशन कर लेंगे, 0 6 6 12, 4 और 4 8, 8 और 1 9, 920 प्लस 36.8। तो टोटली जो ब्याज होगा जाके यहाँ पे 6.8 तो है ही है, 3 और 2 5, 3 और 2 5, ये 900। तो यहाँ पे ब्याज निकल के आया 956.5, 956.5। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया 956.8, सॉरी 956.8 है, और साधारण ब्याज कितना निकल के आया 920। इधर वाला में कितना निकल के आया 920। अब प्रश्न कह रहा है इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, और यहाँ पे इन दोनों के बीच का अंतर 956.8 में से 920 जाएगा, कितना बचेगा 36.8 रुपए। कितना बचेगा 36.8 रुपए। देखिए प्रश्न थोड़ा अच्छा था, CI का प्रश्न थोड़ा अच्छा था, तो दोनों जगह से कैलकुलेशन करके आपको निकालना पड़ेगा, और निकालना पड़ेगा तो इसी तरीके से निकालना पड़ेगा भाई मेरे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा भाई। प्रश्न है 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई
देखिए ट्रेन टॉपिक का कॉन्सेप्ट है, मैंने ट्रेन बहुत ही अच्छे से आप छात्रों को पढ़ाया है। देखें 120 मीटर लंबी ट्रेन है, पहले तो लिख लें चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। और मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा कि अगर ट्रेन किसी बड़ी वस्तु को पार करती है तो दोनों की लंबाई क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ट्रेन किसी बड़ी वस्तु जैसे पुल, प्लेटफॉर्म, दूसरी खड़ी ट्रेन अथवा चलती हुई ट्रेन, बड़ी सुरंग, किसी बड़ी वस्तु को पार करती है दोनों की लंबाई जोड़ देते हैं। देखें यहाँ पे चाल दी हुई है, चाल कितनी दी है, देखो चाल दी है आपके पास 60 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल कितनी दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। और रेलगाड़ी की लंबाई दी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी 120 मीटर, 120 मीटर। समय दिया है, समय कितना दिया है 18 सेकेंड, समय 18 सेकेंड। और प्रश्न पूछा है आपसे एक पुल को पार करने में कितना समय लेगा, पुल। ठीक, जरा ध्यान दें, रेलगाड़ी अगर बड़ी वस्तु को पार करती है दोनों की लंबाई क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, दोनों की लंबाई जोड़ देते हैं। तो बस सिंपल सा फार्मूला लगा के रख देंगे यहाँ पे 60 गुणा 5/18। रेलगाड़ी बड़ी वस्तु को पार कर रही है तो बड़ी वस्तु को पार करने के लिए दोनों की लंबाई जोड़ देंगे, पुल को पार कर रही है तो पुल की लंबाई जोड़ देंगे, बटे कोई क्या लिखेंगे, समय। ये कॉन्सेप्ट रहेगा। चाल बराबर, चाल आपको दी थी 5/18, 5/18 रेलगाड़ी पुल को पार कर रही है बटे समय। अब यहाँ पे बिल्कुल वैल्यू रख दें, मैंने इसकी वैल्यू रखी दी है 60 गुणा 5/18। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी है 120 मीटर, और पुल को पार कर रही है तो दोनों की लंबाई जोड़ देंगे। ठीक, बटे समय, समय कितना दिया है 18 ही दिया, तो 18 से 18 कट जाएगा। और 6 पंजे कितना हो जाएगा 300, 6 पंजे 300, और 300 इक्वल टू 120 प्लस पुल। 120 ये इधर साइड को आएगा, घट जाएगा, तो पुल की लंबाई कितनी निकलेगी, सिंपल से 180 मीटर। कितनी मीटर, 180 मीटर। नोट कर लीजिएगा भाई मेरे। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहेगा, रेलगाड़ी अगर किसी बड़ी वस्तु को पार करती है दोनों की लंबाई जोड़ देते हैं। मैंने क्या किया, सिंपल सा दोनों की लंबाई जोड़ दिया, बटे आपको समय दिया था, बराबर क्या होती है चाल, और चाल में गुणा 5/18 करते हैं। किलोमीटर प्रति घंटे में दी होती तो 5/18 का गुणा करते हैं, क्योंकि ये मीटर और ये सेकंड में दिया हुआ है इसलिए। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे लेके आ रहा है, 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए जरा प्रश्न दे रहा है 40 और 50 के बीच अभाज्य संख्या है। प्रश्न सिंपल सा दे रहा है 40 और 50 के बीच अभाज्य संख्या है, अभाज्य। ठीक, तो हमें सिंपल सा पता है 40 और 50 के बीच भाई मेरी अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 41 होती है। कौन सी होती है 41, और फिर कितनी कौन सी होती है 43 होती है, और फिर कौन सी होती है 47 होती है। कौन सी होती है 47। बस 40 और 50 के बीच यही 3 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो टोटली अभाज्य संख्या कितनी है आपके पास, 3। अब जरा यहाँ ध्यान दें, एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा यहाँ से पूछा जाता है, अभाज्य संख्याएं। देखो अभाज्य संख्याएं सभी को पता है 1 से लेके 100 तक, कभी कभार डायरेक्टली प्रश्न आ जाता है 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, टोटली कितनी होती है 25। कितनी होती है 25। ठीक, कितनी होती है 25। और अगर आपसे प्रश्न पूछे फर्स्ट हाफ में होती है 15। फर्स्ट हाफ मतलब 1 से लेके 50 तक कितनी होती है 15, और 50 से लेके 100 तक कितनी होती है 10। 50 से लेके 100 तक कितनी होती है 10। ये डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, 1 से लेके 100 तक तो टोटल 25, 1 से लेके अगर 50 तक बोला जाए तो 15, और अगले हाफ में कितनी होती है 10। तो 15 10 कितना हो जाएगा 25। और सभी को पता है शुरुआत कहां से होती है, अभाज्य संख्या की शुरुआत, अभाज्य संख्याएं कहां से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7। ठीक है, आगे 11, आगे 13, आगे कौन सा होता है 17, आगे 19। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं सारी की सारी। ठीक है, वो अपना देख लेना जाके। लेकिन प्रश्न इतना पूछा गया था 40 से 50 के बीच अभाज्य संख्या 1 2 3 होती है। ठीक, नोट कर लीजिएगा जरा सी।
स्क्रीन पे लिख के आ रहा है, देखिएगा इसे एक बार, देखिएगा और लगाइएगा। दिया 9 सेंटीमीटर त्रिज्या, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया गया, तो बेलन का व्यास। और याद रहे व्यास हमेशा त्रिज्या का क्या होता है, दोगुना। व्यास त्रिज्या का कितना गुना, दोगुना। याद रखना व्यास निकालना में, व्यास से मतलब रहेगा 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु को पिघलाकर। नोट करिएगा एक बार, इसे लगाइएगा जरा। देखिए कल भी मैंने ऐसा एक प्रश्न लगवाया था कि मैंने कहा था अगर किसी वस्तु को पिघलाकर किसी की आकृति बनाई गई है तो उनके क्या बराबर होते हैं, आयतन। 3D में याद रखें, देखो बेलन दिया, एक शंकु दिया है, इधर दिया है शंकु और इधर दिया है बेलन, और शंकु को पिघलाकर, शंकु की त्रिज्या दी है कितनी, 9 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दी है कितनी सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक। और बेलन की त्रिज्या हमसे ज्ञात करने को बोला गया और बेलन की ऊंचाई दी है 45 सेंटीमीटर। और मैंने कल आप लोगों को बताया था अगर 3D में किसी की आकृति बनाई गई, 3D में क्या बराबर होते हैं, आयतन। 3D में आयतन, और 2D में क्या बराबर होते हैं, हमेशा परिमाप। अगर किसी की आकृति पिघलाकर किसी की आकृति दी गई है तो 3D में भैया मेरे आयतन बराबर होता है, 2D में भाई मेरे परिमाप बराबर होता है। इसे हमेशा याद रखना, 3D में आयतन बराबर होते हैं, 2D में परिमाप बराबर होता है। अब इधर चेक कर लें। अच्छा भाई मेरे इसका फॉर्मूला लगा दें, बेलन का शंकु का आयतन, शंकु आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। भाई सिंपल सी बात रहती है कि बेलन के आयतन का 1/3 क्या रहता है, शंकु, ठीक। यानी कि एक बेलन में 3 शंकु बनाए जा सकते हैं। एक बेलन में कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, 3, तभी तो इसके आयतन का ये 1/3 होता है, ठीक। क्लियर भाई मेरे। देखें पाई से पाई कैंसिल आउट कर दें, 1/3 आर स्क्वायर, आर कितना है 9 इंटू 9 और इंटू एच कितना है यहाँ पे 15 इक्वल टू, इसकी आर पूछी गई है, आर मतलब इसका आर पूछी गई है, त्रिज्या पूछी गई है, लेकिन हमें निकालना है व्यास, हमें निकालना है व्यास। देखें इंटू कितना 45, ठीक है। अब इसे सिंपल आउट कर दें, 3 तिया 9, तो आर स्क्वायर बराबर इधर लिख लेंगे जरा 3 इंटू 9 इंटू 15 बट्टे कितना 45, कितना 45, ठीक। तो 15 तिया 45 और 3 से 3 कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर 9, तो सिंपल सी त्रिज्या निकल आएगी कितनी, 3 सेंटीमीटर। कितनी निकल आएगी, 3 सेंटीमीटर। लेकिन प्रश्न आपसे व्यास का कह रहा है, व्यास, और व्यास क्या होता है भाई मेरे, त्रिज्या का दोगुना, यानी कि 3 है, इसका दोगुना कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। बस नोट कर लीजिएगा भाई मेरे। और सुने, बेलन का आयतन तो आपने यहाँ पे नोट कर लिया, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, बेलन शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसी के साथ साथ आप 2 फार्मूला और रिवीजन कर लेना, बेलन का वक्रपृष्ठ और शंकु का भी वक्रपृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, दोनों याद कर लेना, ठीक है। एक बार इसे नोट कर लीजिएगा। देखें अगला प्रश्न दिया हुआ है, 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजना शुरू होती हैं। ये 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड और 35 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। घंटियां फिर से किस समय एक साथ बजेंगी या बजती हैं। देखो इस तरीके के जितने भी प्रश्न होते हैं, घंटियां बजना, ट्रैफिक लाइट पर बत्तियां होना अथवा वृत्ताकार मार्ग पर रेस मारना, ये सारे के सारे प्रश्नों के मैंने उस दिन बताया था आपको क्या लेना पड़ता है, लासा लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, लासा। तो सिंपल सा जितने भी सेकंड दिए उनका सिंपल सा सेकंड में लासा ले लीजिएगा, एक बार नोट करिएगा, जरा लगाइएगा।
देखिए प्रश्न दिया है 5 घंटियां 9 बजे 12, 18, 24, 36, 45। देखिए 12, 18, 24, 36 और 45 सेकंड के अंतराल पे बजती है, 45 सेकंड। तो अपने लोग जो लासा लेंगे वो भी किसमें आएगा, सेकंड में आएगा भाई मेरे। जो भी लासा लेंगे वो भी सेकंड में निकालेंगे। देखिए लासा कैसे लेंगे, देखो लासा लेने का मैंने सिंपल तरीका बताया। देखो चाहो तो 1 सेकंड में कर सकता है ये, अभी मैं काट पीट के निकाल दूंगा, लेकिन वो तरीका आप लोगों को बैच में ही पसंद आएगा, लेकिन यहाँ पे शायद हो सकता है नहीं समझ में आएगा। लेकिन फिर भी अपने लोग इस तरीके से निकालेंगे लासा। मैंने इस तरीके से लासा में हमेशा क्या बताता हूँ, सबसे पहले 2 से काटेंगे और कम से कम 2 संख्याएं कटनी चाहिए, 2 से तब तक काटेंगे। जिस संख्या से भी काटेंगे कम से कम 2 संख्याएं कटनी चाहिए, तब तक काटेंगे। देखिए काट रहे हैं, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 ने 18, 2 से 12, 2 से 18 और 45 को ऐसे ही रख देंगे। ठीक, 2 से नहीं कट रहा है, फिर 2 से काटेंगे, क्योंकि 2 से अभी 3 संख्याएं कट रही हैं। 2 3 6, 9 नहीं कटेगा, 2 छंग 12, 2 ने 18 और 45। अब क्या 2 से काटेंगे, इधर ध्यान दें, अब 2 से काटेंगे, 2 से केवल एक संख्या कट रही है, अब नहीं काटेंगे भाई मेरे, अब बिल्कुल नहीं काटेंगे। ठीक, अब काटेंगे 3 से, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब देखें अब किससे काटेंगे, 3 से फिर से काटेंगे एक बार और, 3 से, इधर देख ले 3, 1, 3 एकम 3, 2, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब आपके पास जो बच गया लास्ट में उसका उठा के बस सिंपल सा गुणा करना है। देखो जो बच गया है, अब लासा सिंपल सा क्या करना है, लासा लेना है इनका सबका। जो बच गया है आपके पास, सबसे पहले 5 नीचे बचा हुआ और 2, सबसे पहले जब कभी भी 5 मिल जाए उसका उठा के सब संख्या में गुणा कर लो, क्योंकि आपको 0 प्राप्त हो जाएगा और 0 का गुणा फिर आपको बड़ा अच्छे से आता है भाई मेरे। यहाँ मिला 5, तो लासा के लिए सिंपल क्या करेंगे, 2 गुणा 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ठीक, अब उठा के 5 का गुणा मारो पहले। देखो 5 दूनी 10, 10 तियां 30, 30 तियां 90 और 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 360। लासा आ गया 360, और ये किस में आएगा हमेशा भाई, सेकंड में आएगा। अब प्रश्न अगर ये दे रहा है तो ये आंसर लगाएं, लेकिन प्रश्न ये दे नहीं रहा, ऑप्शन दिया 9 बज के कुछ मिनट कुछ मिनट कुछ मिनट कुछ मिनट, और 360 सेकंड को सभी लोगों को पता है मिनट में कन्वर्ट करने के लिए कितने का भाग देंगे भाई मेरे, 60 का भाग देंगे। और जैसे ही 60 का भाग दोगे तो कितना मिनट निकल के आएगा, 6 मिनट। कितने मिनट, 6 मिनट। और प्रश्न दे रहा था पहली बार अगर ये 9 बजे बजी तो अगली बार बजेंगी 9 बजकर 6 मिनट। बस सिंपल सा आंसर नोट कर लीजिएगा भाई मेरे। ऐसे कोई भी प्रश्न हो सबसे पहले अपने लोग लासा निकालते हैं, और लासा आपको बता दिया कैसे निकालते हैं, नोट कर लीजिएगा। आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा है, दिया है 2 शंकुओं के आयतन 3:2 के अनुपात में है, उनकी त्रिज्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनकी ऊंचाई ज्ञात करें। लगाइएगा प्रश्न भाई। 2 शंकुओं के आयतन दिए हुए हैं 3:2 और उनकी त्रिज्या दी है 3:4, ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। देखिए शंकु 2 दिए हुए हैं, तो 2 शंकु दिए हैं, तो पहला शंकु अलग लिख रहे हैं, दूसरा शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई अलग लिखे दे रहे हैं। पहले शंकु का आयतन दिया है, देखो पहले शंकु की त्रिज्या लिखे दे रहे हैं R1 अपॉन R2 कितना दिया हुआ है आपके पास, 3:4, और आयतन कितना दिया हुआ है, इनका आयतन दिया हुआ है, आयतन। ठीक, पहले का आयतन बट्टे दूसरे का आयतन लिखे दे रहा हूं आराम से। दूसरे का आयतन कितना दिया हुआ है, 3:2। आपको ऊंचाई का अनुपात पूछा है, किसका पूछा भाई मेरे, ऊंचाई का अनुपात। देखिए शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन सभी लोगों को पता होगा, शंकु का आयतन क्या होता है भाई मेरे, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ पे 2 है तो दोनों का अलग अलग निकाले। देखें तो अपना लोग सिंपल से लगाएंगे, 1/3 पहले वाले का पाई r1 स्क्वायर h1 बटे 1/3 पाई
R2 स्क्वायर H2, ठीक। और इनका आयतन दिया कितना है, आयतन का अनुपात दिया 3:2, 3:2, ठीक। और इनके त्रिज्या का अनुपात दिया, त्रिज्या का अनुपात कितना दिया, 3:4। इनकी त्रिज्या का अनुपात कितना दिया, 3:4। देखिए लगा दे तो 1/3, 1/3 पाई कट जाएगा, ठीक। R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, R1 कितना दिया 3 और R2 कितना दिया 4, तो R1 स्क्वायर क्या करेंगे, 3 का वर्ग इंटू H1 बटे 4 का स्क्वायर इंटू H2 इक्वल टू कितना, 3/2, 3/2। इसे और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो डायरेक्टली अपने लोग H1 अपॉन H2 निकाल रहे हैं, क्या लिखेंगे, 3/2, ये 3/2 और ये इधर 3 तिया 9, 3 तिया 9 ये नीचे आ जाएगा और 4 चौके 16, ये कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, 4 चौके 16। अब अपने लोग सिंपल सा इसे सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, 3 तिया 9, 2 अट्ठे 16, तो ऊंचाई का अनुपात जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 8:3। कितना आएगा, सिंपल सा 8:3। बस कुछ नहीं है, मान उठा के रखना है, ये 3 तिया 9 इधर जाएंगे, बट्टे में आ जाएंगे 9, ठीक। 2 4 चौके 16, 16 कहाँ पहुंच जाएंगे, ऊपर। सिंपल सा काट दिया, 3 से 3 तिया 9, 2 अट्ठे 16, आपका आंसर आ गया 8/3। नोट कर लीजिएगा भाई मेरे साइड में। एक बात और नोट कर लें, देखिए शंकु बार बार आ रहा है तो शंकु का एक बार ये भी नोट कर लें। देखो यही तो शंकु की आकृति होती है, जो भी छात्र पढ़ रहे हैं न्यू अथवा नए सब्सक्राइबर जो हैं वो इसे भी नोट करते चले। पुलिस में फायदे दिए भाई मेरे, नुकसान तो कुछ करे वो ना अगर एक्स्ट्रा फैक्ट सीख लिए तो, ठीक। देखिए शंकु की ये होती है त्रिज्या, ऊंचाई, और ये होती है तिरछी ऊंचाई, जिसे बोलते हैं एल, इसे बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। तो 1 सेकेंड में अपने लोग फार्मूला लिखे दे रहे हैं तिरछी ऊंचाई, ठीक। शंकु का आयतन तो आपने देख ही लिया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का वक्रपृष्ठ भी देख लें, शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल, जहां एल बराबर होता है, एल बराबर √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल क्या होता है, एल का मान होता है √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक। ये नोट कर लीजिए, बस फार्मूला में दिया होगा लिखे लेंगे। दूसरा यहाँ पे और नोट कर ले, संपूर्ण पृष्ठ शंकु का, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर, ठीक। इसे भी नोट कर लीजिएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लेके आ रहा है, एक मेज जिसका अंकित मूल्य 300 रुपए है को 20%, 10% तो क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। अगर इसके अलावा नगद भुगतान पर 5% की पेशकश की जाती तो मेज के लिए नगद मूल्य क्या है। लगाएं जरा प्रश्न। लगाइएगा जरा प्रश्न के बारे से। 20%, 10% और 5% की छूट है, नगद भुगतान पे भी 5% छूट है डायरेक्टली, तो 1 सेकेंड में निकाल के रख दें। देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपए है, अंकित मूल्य कितना है 300 रुपए, और इस पर दे रहा है 20%, 10% और 5% की 3 क्रमिक छूटें। तो या फिर इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख लो या फिर डायरेक्टली लगा लो। देखो अभी तो यूपी पुलिस वाले छात्र क्या है भाई मेरे, फ्रैक्शन में लिखेंगे तब तक तो घंटा खान सोच ही नहीं पाए कि क्या हो रहा हो, ऐसे ही लगा लो भाई मेरे। देखो 300 रुपए अंकित मूल्य है, इधर लिखे दे रहा हूँ 300 रुपए अंकित मूल्य है। अरे भैया मेरे 20% छूट दे दी तो बची कितनी 80/100, 10% छूट दे दी तो बची कितनी 90/100, और 5% अगर छूट दे दी तो बची कितनी 95/100। कैलकुलेशन देखो बामू करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ेगी आपको। फ्रैक्शन में लगे तो कैलकुलेशन रही है, इसमें लगे तो, और डायरेक्टली अगर लगे 300 को 20%, 3 दूनी 60 निकाल दिए 240, 240 10% 24 निकाल दियो, और 24 निकालने के बाद फिर जो बचेगा उसको 5% निकाल दियो, तो करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। ठीक है, तो चाहो तो जैसे लगा लो, पर तरीका कई है, लेकिन अभी पुलिस का एग्जाम है
जो सिंपल तरीका पढ़ रहा है, लड़के इस तरीके को ज़्यादा फॉलो करेंगे, ठीक। इधर क्योंकि उन्हें पता है भैया इसी तरीका से काट पाते हैं, गाँव के हैं ना अपने लोग। देखो 0 से 0 काट दिया, ठीक है। 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 नियम 45 और 5 दूनी 10, 2 चौके 8, बस इसका गुणा कर देंगे। 4 तिया 12 और 19 निम्मा 171, 171 बट्टे कितना है, इसके नीचे कितना रह गया 10, ठीक। अब इसे कैंसिल आउट करेंगे। 12 एकम 12, 12 सत्ते 84, 84, 84 और 1 85, ठीक। 12 एकम 12, 12 8 कितना हो जाएगा 20, 12 8 20 बट्टे कितना है 10 और 10 से ये कैंसिल आउट होगा, कितना बचेगा 205.2 रुपए। कितना रुपए 205.2 रुपए। देखो भाई मेरे जो सा मेथड पसंद है वो लगा सकते हैं आप फ्रैक्शन में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इसे ऐसे ही लिख दें डायरेक्टली, क्योंकि शायद मेरे ख्याल से लगातार लड़कों को आता होगा ये वाला भी। देखो लिखा तो भाई 5% क्या लिखोगे, 5/100, 19/20 लिखेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चाहो तैसे लगा लो। देखिए भाई मेरे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लेके आ रहा है। एक डीलर अपने माल को 16% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 750 ग्राम ही वजन करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, लाभ हानि का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके साथ साथ अपने लोग आज कॉन्सेप्ट भी रिवीजन कर लेंगे इसका, फिक्र ना करें, जब तक मैं हूँ आप साथ आपके छात्रों को दिक्कत नहीं होने दूंगा। कॉन्सेप्ट इतना अच्छा रिवीजन रखूंगा कि जिसकी कोई गारंटी नहीं होगी भाई मेरे, बहुत ही अच्छा रिवीजन, आप जो चाहें चैप्टर से। लेकिन बस इतनी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करते रहा करें भाई मेरे, लाइक करते रहा करें, बाद बाकी आप कुछ करें ना करें, और फिर लाइक बोलने के बाद भी लाइक नहीं करते। अरे भाई मेरे छात्र जो हैं वो तो लाइक कर ही दिया करें भाई मेरे, तुम्हारे लिए भाई इतना कर रहा हूँ वही काफ़ी है। इधर से क्लास, सुबह क्लास, दोपहर में क्लास, उसके बाद शाम के टाइम क्लास, और क्या करूँ, 3 क्लासें चला रहा हूँ आपके लिए, और क्या कर सकता हूँ भाई इतना। देखिए एक डीलर, अब देखो इसका पूरा कॉन्सेप्ट सीख ले रहे हैं। कभी भी गलत बांट का प्रयोग हुआ है तो अपना इसका कॉन्सेप्ट सीख ले रहे हैं। इसका कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखेंगे, 1000 ग्राम जो वस्तुएं हैं वो 1000 रुपए में रहेंगी। कितने रुपए में रहेंगी, 1000 ग्राम 1000 रुपए में रहेंगे। देखिए इतना तो इसका कॉन्सेप्ट रखें हमेशा याद। कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए 1000 ग्राम जो है 1000 रुपए में वस्तुएं रहेंगी। कैसे, अब यहाँ पे प्रश्न बोलेगा गलत बांट का प्रयोग करेगा, अगर गलत बांट का प्रयोग करेगा जितना भी कम कर दे। उसके बाद कभी कभार प्रश्न बोलेगा वस्तुओं पर 20% लाभ चाहता है, तो वस्तुओं पर 20% लाभ चाहता है तो 20% इधर निकाल लेंगे, वो कितना होगा 200। इसके लिए बस इतना कॉन्सेप्ट हमेशा तैयार रखे, आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। जैसे कि प्रश्न बोल रहा है 16% हानि पर बेचने का दावा करता है, 16% हानि। अच्छा भैया मेरे 16% अगर इसकी हानि पर बेचने का दावा करता है, वस्तुएं जो हैं इधर आपको बांट है और इधर आपकी वस्तुएं हैं, ठीक। 16% हानि बेचना चाह रहा हूँ भाई, तो 1000 को 16%, 1000 को 16% निकले 160, और 160 निकाल दिए तो बचेगी वैल्यू कितनी, 840 रुपए। कितनी रुपए वैल्यू, 840 रुपए। और वह बोल रहा है 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम वजन प्रयोग कर रहे हो। 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना वजन प्रयोग कर रहे हो, 750 ग्राम। तो सिंपल सा प्रश्न पूछा, लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत। देखें लाभ यहाँ पर है कितने का, 750 ग्राम की चीज है, 840 में बच गई, कितने का लाभ है आपके पास, घटा दें, 14 में से 5 गया, 9 बचेगा। सिंपल सा कितना है, 990 है, केवल कितना है 90 का लाभ है। और ये लाभ हुआ कितना, कितने से, 750 से। परसेंटेज पूछा है, गुणा कितना करेंगे, 100। कितना करेंगे, सिंपल सा 100। तो 25 चौके 100, 25 तियां 75, 25 तियां 75 और 30 तियां 90, 30 तियां 90। तो सिंपल सा आंसर आएगा आपका 4 तिया 12%। क्या रहेगा, 12% क्या रहेगा, लाभ। 12% क्या रहेगा, लाभ। देखिए याद रखें, अगर गलत बात पर प्रश्न कभी भी है, आप इतना डायग्राम याद रखें, 1000 ग्राम वस्तुएं जो हैं हमारी 1000 रुपए में ही बिचेंगी बस। उसके बाद इधर जो भी चेंजमेंट बोल लेगा इधर चेंजमेंट कर दीजिएगा, इधर जो भी चेंजमेंट कर रहा है इधर चेंजमेंट कर दीजिएगा, बस वहां से आंसर आपका सिंपल सा निकल आएगा। नोट कर लीजिएगा भाई मेरे।
देखिए भाई मेरे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लेके आ रहा है। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है, जिससे उसके औसत रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। तो 15वीं पारी के बाद रनों का औसत ज्ञात करें। मैंने अभी एक कुछ दिनों पहले 20 दिन की 40 कॉन्सेप्ट में ऐसा टाइप डाला था भाई मेरे, और देख रहे हैं ना कहीं मेरा टाइप पूछा जरूर जा रहा है। ठीक है भाई मेरे, प्रश्न लिखिएगा और लगाइएगा इसे। प्रश्न दे रखा है, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है। 15वीं पारी में कितने रन बनाए हैं उसने? 97 रन। तो मैंने प्रश्न में क्या बताता हूं हमेशा, मेरे पारी से एक कम कर दो। क्या करना है भाई मेरे, पारी से एक कम करके लिखना है। पारी से एक कम करोगे कितना बचेगा? 14। कितना बचेगा? 14। और प्रश्न बोल रहा है 5 रन बढ़ जाता है, तो बस सिंपल सा 5 रन बढ़ गया, जो बढ़ जाएगा बढ़ गया बढ़, तो 14 पंजे 70। अगर बढ़ता है तो घटाया जाता है, और अगर कमी होती है मैंने बताया है, कमी होती है क्या करेंगे? जोड़ा जाएगा। क्या करेंगे? जोड़ा जाएगा। अगर अगर बढ़ जाता है रन बढ़ जाता है तो घटाया जाएगा, सिंपल सा। और अगर कमी हो रही है तो जोड़ा जाएगा। देखिए जरा, इसमें से घटा दे, 7 में से 0 गया 7, 9 में से 7 गया 2, तो सिंपल सा आंसर आएगा 15वीं पारी पूछे, वर्तमान पारी पूछे। कौन सी पारी थी ये? हाँ, 15वीं पारी पूछे, वर्तमान पारी पूछे, या 15वीं पारी के बाद पूछे। सारे के सारे का औसत कितना होगा? 27 रन। ठीक है, कितना रन? 27 रन। नोट कर लीजिएगा भाई मेरे, याद इतना रखना है, कमी होता है तो जोड़ा जाता है, ये वाला ये जोड़ा जाएगा। अगर कमी होता तो 70 जुड़ जाता, लेकिन ये बड़ा हुआ है तो बड़े को घट जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिएगा। देखें अगला प्रश्न देखते हैं जरा। एक आदमी एक खिलौना कार 135 रुपए में खरीदता है और उसे 150 रुपए में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया, लाभ हानि का। देखो भाई मेरे, भले ही लाभ हानि का सिंपल प्रश्न पूछा गया, लेकिन फिक्र ना करें, अच्छे भी प्रश्न आते हैं कई बार सेट में छोटे छोटे प्रश्न भी बन जाते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि यूपी पुलिस में आपके सब टफ ही टफ रखे होंगे, सिंपल भी रखेंगे, और पता चलो कहीं भाई एग्जाम बहुत जल्दी करा रहे हैं तो हो सकता है सिंपल ही सेट पेपर ना रख दे बिल्कुल बना के, कुछ भी हो सकता है भाई मेरे, देख लेना जो भी हो। भाई हमारे लोगों का क्या है, हम तो केवल मेहनत कर सकते हैं आप लोगों के साथ। ठीक है, देखिए प्रश्न दिया है 135 रुपए की वस्तु 150 रुपए में बेच दी गई है। भाई मेरे 135 रुपए की वस्तु थी, 150 में बेच दी गई है, तो प्रश्न पूछा गया सिंपल सा लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? कितने का लाभ है यहाँ पे? 15 का लाभ है। कितने का लाभ है? 15 का। और ये लाभ हुआ कितने से? 135 से। परसेंटेज पूछा है, गुणा कितना करने पड़ेगा? 100। तो 15 निम्मा 135, और सभी को पता है 100/9, 100/9 की भिन्न क्या होती है? 11 से ही 1/9 परसेंटेज। या फिर इतना लिख दो, या फिर इसे दशमलव में कन्वर्ट कर दो, और आपके ऑप्शन जैसे कि दिया हुआ है 11.9 से कितनी बार जाएगा? 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11.11 परसेंटेज लाभ। ठीक, 1% क्या हो जाएगा? लाभ। सिंपल है बिल्कुल ही। ठीक है, नोट कर लीजिएगा ऐसे भी। अगला प्रश्न देखें जरा, प्रश्न स्क्रीन आपकी स्क्रीन पे लेके आ रहा है। एक चोर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शुरू की यात्रा, 30 मिनट बाद पुलिस ने उसी स्थान से 80 किलोमीटर प्रति घंटा से पीछा करना शुरू किया, तो पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? लगाएं एक बार प्रश्न।
देखिए प्रश्न दे रहा है, एक चोर 60 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ रहा है। मान लो यहाँ पे चोर है और इधर पुलिस है, ठीक, और चोर दौड़ रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, लेकिन इसके आधा घंटा बाद पुलिस दौड़ रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटे से। अच्छा, इनमें टाइम डिफरेंस कितने का? 30 मिनट बाद बोल रहा है, 30 मिनट बाद। अच्छा एक बात बताएं भाई मेरे, अब ये एक ही दिशा में जो दौड़ रही है, और एक ही दिशा में आप सभी छात्रों को बताऊंगा, एक ही दिशा में चालें क्या हो जाती है, घट जाती हैं। तो पहले अपने लोग क्या करते हैं, समय को समान करते हैं। समय देख ले, समय दिया है 30 मिनट। अब 30 मिनट में भाई मेरे पुलिस, ये चोर 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 30 मिनट में पुलिस चोर, अरे फिर से भाई पुलिस आ रहा है, बार बार पुलिस क्यों आ रही है? अच्छा भाई मेरे, शायद मेरे ख्याल से आप लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए पुलिस बार बार निकल रहा है। चोर तो है ही नहीं यहाँ पे। देखें, चलो कोई बात नहीं। प्रश्न दे रहा है 30 मिनट में चोर पहले 30 मिनट तक भाग रहा है, उसके बाद 30 मिनट बाद पुलिस भागी है। अच्छा भैया मेरे, इसकी चाल थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान दें 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 30 मिनट में कितना चल जाएगा भाई मेरे? 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर चल जाएगा। कैसे, जरा फिर से ध्यान दें भाई, एक घंटे में जा रहा है 60 किलोमीटर, तो आधे घंटे में कितना चला जाएगा भाई मेरे? 30 किलोमीटर। बस सिंपल सा है, एक घंटे में 60 किलोमीटर, तो आधा घंटा में 30 किलोमीटर चला जाएगा। और जैसे ही मान लो यहाँ पे दोनों लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, अब ये चोर यहाँ पे पहुंच गया, अब चोर यहाँ पे पहुंच गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटे से ये है और 80 किलोमीटर प्रति घंटे से ये रखा है, और बीच की दूरी अब हो चुकी है 30 किलोमीटर। कितने किलोमीटर बीच की दूरी? 30 किलोमीटर। अब ये समान दिशा में दौड़ेंगे, और समान दिशा में दौड़ेंगे तो इनकी चालें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी, और घट अगर जाएंगी तो सिंपल सा चाल कितना आपके पास, चाल का डिफरेंस कितना है? 20। कितना चाल का डिफरेंस है? 20 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपका प्रश्न होता है दूरी, यहाँ क्या पूछेगा? समय। समय, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। और आपसे सिंपल सा पूछ रहा है कि समय ज्ञात करें, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी, दूरी ऊपर थी 30 किलोमीटर बटे चाल, चाल इनके बीच कितना निकल के आया? 20 किलोमीटर प्रति घंटे। और इससे अगर इसे कैंसिल आउट करेंगे तो सिंपल सा आपका आंसर आएगा 1 सही 1/2 घंटा, यानी कि 1 सही 1/2 घंटे बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। भाई मेरे, वही आ रहा है। अब आपको देख ले, आपको क्या बनना है? पुलिस वाला बनना है या चोर वाला बनना है? पुलिस वाले बन जाओ भाई मेरे, और कुछ नहीं। जो 60,244 है ना, 60,244 भाई मेरे, मुझे इनसे कोई मतलब ही नहीं है। आपको केवल 44 से भी मतलब नहीं है, इन 4 से भी मतलब नहीं है, बस इसका एक अंश, इसका एक अंश किससे मतलब है? आपको 1 से मतलब है। और वो एक कैसे आएगा? जिसने बेजोड़ मेहनत की होगी भाई मेरे, अपने हिसाब से अपना टाइम पूरा दिया होगा। मैंने अपना पूरा टाइम बैच में भी दिया और यहाँ भी दे रहा हूँ। उसी प्रकार से हमारे अदर सर भी आपके पास लगे हुए हैं, सारे के सारे कहीं ना कहीं आपको पढ़ा ही रहे हैं लगातार। तो भाई एक रिक्वेस्ट रहेगी, जितना भी पढ़ा दिया है भाई मेरे, जितना भी पढ़ा दिया है लास्ट टाइम तक, उसको अंतिम दिनों में बस रिवीजन करें, फोड़ते रहें भाई, फोड़ते रहें। और कुछ नहीं एक्स्ट्रा पढ़ना है, अब लास्ट टाइम पे कुछ नहीं एक्स्ट्रा पढ़ना है। आप इधर रिवीजन करें, आप बैच में रिवीजन करें, जहां चाहें तहां बताएं वहां रिवीजन करें, और क्या कर सकता हूं भाई। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके नंबर नहीं आए पुलिस में, तो भाई मेरे वैकेंसी जहां से गई ना कि आप लोग रोड आए ना, क्योंकि बात बाकी वैकेंसी, अब तुम 60,000 नंबर ना मार पे, 60,000 वो बात अलग है, किस्मत की बात अलग है। लेकिन अगर तुम 60,000 में नंबर नहीं आ रहा है तो दिक्कत है ना कहीं आपने तैयारी कम की है। बाद बाकी ऊपर जो बैठा है वो तो सभी का मालिक है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे किसी के साथ वो खुद जानते हैं। लेकिन अपनी मेहनत में कमी मत रखना भाई मेरे, बस इतना कहना चाह रहा हूँ। अगर मेरी मेहनत में कहीं कमी हो तो आप बताना मुझे, लेकिन फिर आप लगाइएगा, ठीक है। आगे चल के मैं आपको इसी तरीके से लगातार मिलता रहूँगा।
अब कोई भी वैकेंसी है, लगातार मेरी क्लासेस ऑनलाइन भी अवेलेबल रहेंगी। जो भी छात्र घर पे बैठ कर रिवीजन कर रहे हैं वो आराम से कहीं से भी मुझे देख सकते हैं। कई लोगों की डिमांड थी कि भैया कैसे भी आ जाइएगा, बस तुम्हारे सामने साथ ही नोट करिएगा। अंतिम प्रश्न देख ले जरा। देखिए अगला प्रश्न देखिए जरा। रामू और मोहन अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में पूरा करते हैं। 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद मोहन कार्य छोड़ देता है। रामू शेष कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा? बहुत ही सही प्रश्न है, लगाएं एक बार। देखिए प्रश्न, रामू और मोहन एक कार्य को, रामू दे रहा है और मोहन, रामू दे कर रहा है 10 घंटे में और मोहन कर रहा है 16 घंटे में, ठीक है। अब लासा इसका लेंगे, लासा कितना आ जाएगा 80, लासा कितना 80, तो 10 अट्ठे 80, 16 पंजे 80, 10 अट्ठे 80 और 16 पंजे 80। अब प्रश्न कह रहा है कि 2 घंटे तक लगातार काम करने के बाद मोहन ने छोड़ दिया। अबे भाई मेरे 2 घंटे लगातार काम करने के बाद तो रामू प्लस मोहन ने 2 घंटे तक तो काम किया, और 2 घंटे तक इनकी क्षमता कितनी है भाई मेरे, 8 और 5 13। कितनी क्षमता है, 8 5 13, तो 13 दूनी 26 काम कर दिया। इतना काम का कर दिया, समाप्त कर दिया, इतना काम कर दिया, समाप्त। ठीक है भाई मेरे, 2 घंटे तक इन दोनों लोगों ने 8 और 5 13 है, 13 क्षमता से 13 दूनी 26 काम समाप्त कर दिया। अब भाई 80 में से अगर 26 काम समाप्त हुआ तो शेष वर्ग कितना बचा? शेष बचा आपके पास 0 से 6 जाएगा, कितना बचेगा, यानी 10 से 6 गया 4, और यहाँ 7 से 2 गया, कितना बचेगा 5। शेष काम कितना बचा है 54। अब प्रश्न बोल रहा है मोहन ने अगर काम छोड़ दिया, तो मोहन ने अगर काम छोड़ दो तो करेगा कौन भैया मेरे? मोहन ने काम छोड़ दो, राम करेंगे भाई। कौन था? रामू था, रामू, तो रामू करेंगे। और रामू की कैपेसिटी कितनी है भाई मेरे? 8। कितनी है? 8। तो इसे कैंसिल आउट कर दें, 2 चौके 8, और 2 से कितनी बार कटेगा? 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। आपका सिंपल सा आंसर आएगा 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, 6 सही 3/4, 6 सही 3/4। देखिए अब जरा ध्यान दें, शेष काम रामू कितने देर में करेगा? 6 सही 3/4। और यहाँ पे प्रश्न एक और पूछा जा सकता था, कुल काम कितने घंटे में हुआ? ठीक, कुल काम कितने घंटे में दे रहा है? घंटे में तो घंटे में, दिन में है तो दिन में, सालन में तो सालन में। क्या करेगा भाई, जो तो देख लो भाई 6 घंटा अगर कुल काम के लिए बोला तो 6 घंटा तुझे लगे ही लगे थे, 6 घंटा तुझे लगे ही लगे थे भाई मेरे, और 2 घंटा इधर लगे, तो 6 और 2 8 सही 3/4 घंटा रहता। फिर से सुने, कुल काम के लिए अगर बोला है तो 6 घंटा जी तो लगे ही लगे हैं, और 2 घंटा पहले, तो 6 और 2 8 सही 3/4 घंटा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। प्रश्न आपसे केवल शेष काम का पूछा गया था, और शेष काम का आपका आंसर लिखा हुआ है 6 सही 3/4 घंटे। ठीक, नोट कर लें।